हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में प्रीवियस लेक्चर में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा और इससे पहले आप वर्ण विचार भी पढ़ चुके हैं। आज एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, मुहावरे और लोकोक्ति। तो देखिए, मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम कुछ मुहावरों और उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग को भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मुहावरे क्या होते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मुहावरे। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। अब इसका जो सामान्य अर्थ होगा वो उसको छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, वही आपका मुहावरा कहलाएगा। आप सामान्य भाषा में और जो आपके सामान्य बोलचाल की भाषा है, कई बार आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हमारे जो पूर्वज हैं वो जो हमसे हमारे दादी जो नानी है वो भी मुहावरों का प्रयोग किया करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए और संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है जबकि वो अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हिंदी भाषा क्या लगे, प्रभावशाली लगे, संक्षिप्त लगे और सरल उसको बनाया जा सकता है। वे वाक्यांश होते हैं इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो आप इसको लिखिएगा, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वही आपका मुहावरा कहलाता है। तो आप इसको लिखेंगे मुहावरे की परिभाषा के रूप में। अब मुहावरे का प्रयोग क्यों हुआ है? हिंदी भाषा में इसका प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। भाषा इससे सुंदर बनती है। इससे पहले हम अलंकार पढ़ चुके हैं। अलंकार का प्रयोग आप हिंदी भाषा में क्यों करते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जहां आप काव्यों की शोभा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उसको आकर्षित बनाने के लिए और संक्षिप्त रूप में उसको बोलने के लिए या फिर सरल बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना सामान्य अर्थ न लेकर के किसी विशेष अर्थ को इसमें लिया जाता है और इसको लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्य में ये प्रयुक्त होते हैं। चलिए इसे आप जल्दी नोट करें कि मुहावरा क्या होता है। तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। वे वाक्यांश होते हैं इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। ये लिंग और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए इसे लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग आप भी अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसका इस मुहावरे का परिभाषा लिखी। मुहावरे का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों महत्वपूर्ण है मुहावरा, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये सब आपने यहाँ पर सीख लिया है। अब आइए कुछ जो आपके प्रमुख मुहावरे हैं, प्रचलित मुहावरे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रचलित मुहावरे हैं और साथ में कुछ हम लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मुहावरों का अपना अर्थ, जैसे
उसका अपना जो अर्थ होता है उसको छोड़ करके एक विशेष उसका अर्थ होता है। जैसे कि आंख का तारा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, आंख का तारा, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। मुहावरे का एक अर्थ होता है। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपको मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा और साथ में इसका वाक्य प्रयोग भी पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए जो वाक्य प्रयोग किया गया है इसको आपने नहीं रटना है, आपको मुहावरे को समझ करके उसका अर्थ आपको याद करना है, उसको समझना है और फिर वाक्य प्रयोग आप अपने ही वाक्यों में लिख सकते हैं। वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, उसी समय आप कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। तो देखिए आंख का तारा, इसका अर्थ होता है, ये मुहावरा है आंख का तारा। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि वह तो उसका आंख का प्यारा है, यानी कि वो उसे बहुत प्यारा है। ठीक है, तो जो भी आपको बहुत प्यारा लगता है, आंख का प्यारा, ठीक है, उसको कहा जाता है आंख का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या किया गया है इस मुहावरे में, ओजस्व अपने माता पिता की आंखों का तारा है। इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखा है, ओजस्व अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको इसी वाक्य को रट करके जाना है, ऐसा नहीं है। आप लिख सकते हैं कि मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूँ। ठीक है, या फिर किसी और के संदर्भ में भी आप लिख सकते हैं। बस आपको वाक्य का प्रयोग अच्छे से करना है कि वो उस वाक्य में सुटेबल लगे, आपको लगे कि हाँ इस वाक्य में ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। दूसरा मुहावरा है आकाश पाताल एक करना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आकाश पाताल एक करना इसको इसके अर्थ में लिख देंगे। इसका मीनिंग होता है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं, तो तब कहा जाता है कि उसने बहुत जो है आकाश पाताल एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करना, बहुत जो है उसमें। तो यहाँ पर देखिए प्रणव ने आईएएस की परीक्षा आईएएस की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, अब आप जो है अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं कि कोई भी आपका, जैसे रोहित ने कक्षा 6 की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, यानी उसने बहुत प्रयत्न किया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि प्रणव ने आईएएस की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, चलिए इस दो यहाँ पर इन मुहावरों का आप अर्थ लिखें, ये इसका अर्थ है और ये वाक्य प्रयोग हैं जो ये यहाँ दिए हैं ना, ये वाक्य प्रयोग है। ये अर्थ हो गया है और ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया है। चलिए इसी प्रकार से अंधे की लकड़ी, तीसरा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। अंधे को जब लकड़ी दी जाती है तो वो उस लकड़ी के सहारे क्या करता है, चलता है। तो इसका अर्थ क्या है, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा, इसको कहा जाता है अंधे की लकड़ी। ठीक है, तो देखिए श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। तो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो जो है असहाय व्यक्ति थे, क्योंकि वो दोनों अंधे थे। ठीक है, तो उनका बेटा श्रवण कुमार उनके लिए अंधे की लकड़ी थी। ठीक है ना, चलिए इसमें आप वाक्य प्रयोग अपने वाक्यों में भी इसको कर सकते हैं। चलिए इसे लिखें।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चौथा मुहावरा है, चौथा मुहावरा लिखेंगे आग बबूला होना। आग बबूला होना, ठीक है। तो देखिए आपको कई बार आप अपने घर में भी ये बात कहते हैं कि आज तो, यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके जो भाई बहन हैं वो भी क्या कहते हैं, आज तो पिताजी तुम पर आग बबूला हो रखे हैं, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है उसका होता है अति क्रोधित, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। अति क्रोधित, या फिर यहाँ लिख सकते हैं आप कि अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, या अत्यधिक क्रोधित होना, या बहुत गुस्सा होना, ये भी लिख सकते हैं आप, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। तो आग बबूले होने के मतलब यहाँ पर क्या है, अति क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, या फिर बहुत गुस्सा होना, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग को आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। पेड़ काटे जाने की खबर सुनकर आग बबूला हो गए, ठीक है। पेड़ काटे कौन, अब किसी का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, या आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को जो है, आपके अध्यापक को गुस्सा आ जाता है, तो आप फिर वहां पर ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसे लिखिएगा, आग बबूला होना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट भ्रष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। अब क्या मतलब हो गया है, भारतीय वायुसेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। चलिए, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट और भ्रष्ट होना या करना। भारतीय वायुसेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं, तो इसको भी आप नोट करें, ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट भ्रष्ट करना, ठीक है। इसके बाद है आपका छठवां, ईद का चांद हो जाना। ईद का चांद होना, ठीक है। अब आप कई बार, आपको भी आपके फ्रेंड, कभी आप बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो क्या कहा जाता है, भाई तुम तो आजकल ईद का चांद हो रखे हो, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद मिलना, इसे कहा जाता है बहुत दिनों के बाद मिलना, ठीक है। तो नेहा तो आजकल नजर नहीं आती, वह तो ईद का चांद हो गई है। नेहा तो आजकल नजर नहीं आती, वह तो ईद का चांद हो गई है, ठीक है ना। तो ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखना या बहुत दिनों के बाद मिलना, ठीक है। चलिए इसको लिखिएगा। फिर सातवां है कलई खुलना। कलई खुलना यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा, कलई खुलने का मीनिंग हो जाता है रहस्य खुलना। कलई खुलना यानी कि रहस्य खुलना, ठीक है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है, ये अर्थ है, इसका अर्थ हो जाता है रहस्य खुलना। तो पुलिस ने जब सेठ धनीराम के व्यापार पर छापा मारा तो उसके कारोबार की कलई खुल गई, यानी कि उसका रहस्य खुल गया, ठीक है। तो कलई खुलने का मीनिंग है, अर्थ है रहस्य खुलना,
और वाक्य प्रयोग देखिए, आप वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही कहूंगी कि वाक्य प्रयोग यहाँ आप समझ लीजिए, चाहे तो आप इसे लिख लें और फिर जब आपको वाक्य प्रयोग करना हो तो ऐसा नहीं है कि आपको यही वाक्य लिखना है, आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में इसके वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो रहस्य खुलना, ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ कलई खुलने का मीनिंग है रहस्य खुलना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां मुहावरा, कान भरना। ठीक है, कान भरना। कान भरने का मतलब ये नहीं है कि कान में कुछ भर देना, इसका मतलब है चुगली करना। तो चुगली करना इसका मुहावरे का अर्थ है, सॉरी, कान भरना ये मुहावरा है, उसका अर्थ है चुगली करना। ठीक है, और आप जानते हैं मंथरा हमेशा कैकई के कान भरती थी। तो मंथरा हमेशा किसके, कैकई के कान भरती थी। ठीक है, चुगली करती थी किसकी, राम और कौशल्या की। ठीक है, तो कैकई जो है मंथरा कैकई की हमेशा क्या, कैकई के कान भरा करती थी, हमेशा चुगली किया करती थी किसके, राम और। अब देखिए ये वाक्य, ये अर्थ है और इस अर्थ को आप, इसका वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। बस आपको इसका मीनिंग, अर्थ इसका पता होना चाहिए, बाकी आप इसमें आप वाक्य प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। तो कान भरना यानी कि चुगली करना। आगे है खून का प्यासा। खून का प्यासा ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है जान लेने पर उतारू। जान लेने पर उतारू। खून का प्यासा यानी कि किसी की जान लेने के लिए क्या होना, उत्सुक होना। ठीक है ना, तो जान लेने का उतारू यानी कि हम कहते हैं ना कि यार वो तुम्हारी जान का, खून का प्यासा हो रखा है, यानी कि किसी को मारने के लिए वो क्या है, उत्सुक है। तो संपत्ति बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। संपत्ति, ठीक है, बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। शब्द जो मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ लिखें और वाक्य प्रयोग स्वयं करें, और यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो संपत्ति बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। अब 10वां देखिए, 10th, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। अब कुछ बच्चे 9 और 2 जोड़ देते हैं और वो भी 11 ही होते हैं, तो इसका मतलब ये कर देते हैं कि 9 पहले से थे और 2 आए और 11 हो गए। नहीं, इसका मीनिंग ये एक मुहावरा है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको गणित में लेते हैं कि 9 और 2 यानी कि 9 में 2 और जोड़ दें तो 11 हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपका एक मुहावरा है। इसका मतलब हो जाता है भाग जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। ठीक है, तो गांव वालों को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया या हो गए, या पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, तो 9 2 11 होने का मीनिंग है भाग जाना। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। चलिए लिखिएगा इसे, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। और यहाँ गांव वालों की जगह आप पुलिस लिख सकते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 कानाफूसी करना। कानाफूसी करने का मीनिंग है, इसका अर्थ है धीरे धीरे बात करना। ठीक है, ठीक है। तो जब हम धीरे धीरे बात करते हैं तो उसे कहा जाता है कानाफूसी करना। ठीक है, और कई बार लोग चुगलियां भी कानाफूसी करके करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तो अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। जब अध्यापिका होती है क्लास में, कक्षा में, तो उस समय बच्चे चुप होते हैं, लेकिन जैसे ही अध्यापिका क्लास से, कक्षा से बाहर चली जाती हैं तो सभी बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के कान में धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी लिखिएगा। आगे लिखिएगा चंपत होना। चंपत होना यानी कि भाग जाना। ठीक है, तो बिल्ली सारा दूध पीकर चंपत हो गई। अब इसमें वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, बिल्ली सारा दूध पी करके चंपत हो गई। ठीक है, एक प्रसिद्ध यहाँ मुहावरा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इस मुहावरे का अर्थ है पूरा जोर लगाना। पूरा जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि पूरा जोर लगाना। तो क्या हो जाएगा, मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। आप दूसरे के संदर्भ में लिख लीजिएगा, आपका दोस्त रामू जो है कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद 14 है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, तो इसका मतलब पानी आने से नहीं है, बल्कि लालच पैदा होना, और जब लालच आता है तो मुंह में पानी आना, इसको मुहावरा है मुंह में पानी आना। रसगुल्लों को देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। तो रसगुल्ले को सुनकर भी कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, या जो उसकी बहुत फेवरेट चीज हो उसको देख करके मुंह में लालच आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो रसगुल्ले को देख करके मेरे मुंह में पानी भर आता है। चलिए, ये अर्थ है और ये इसका वाक्य प्रयोग है। अब जो भी आपकी फेवरेट चीज है, जो आपकी पसंदीदा चीज है, उसका नाम लिख लीजिएगा कि उसको देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। ठीक है, चलिए के बाद देखिए हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें कौन कर पाएगा, तो यहाँ पर इस मुहावरे का मीनिंग है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था। तो यहाँ पर या फिर आप लिख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो है हवा से बातें करता था, क्योंकि वह भी बहुत तेज दौड़ता था। ठीक है, तो यहाँ हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है अगर मगर करना। अब आपने देखा होगा, जब आप कोई बात को टाल मटोल करते हैं तो फिर आप अगर मगर लगाते हैं। तो अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। ठीक है, अब आपसे कुछ बात कही जाए तो आप क्या कहते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर लेकिन मगर ऐसा हो जाएगा। तो इस बातें यहाँ पर अगर मगर करने का मतलब क्या हो जाता है, टाल मटोल करना। तो किसी बात को यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं।
तो माँ ने आयुष से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लग गया, टाल मटोल करने लग गया, इधर उधर बातों में लग गया पढ़ाई करने के बजाय। तो देखिए अगर मगर करने मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना। चलिए, माँ ने आयुष से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। चलिए, एक यहाँ मुहावरा है काम तमाम करना। काम तमाम करना, इसका अर्थ हो जाता है मार डालना। ठीक है, मार डालना, किसी को मार डालना। तो जो गुंडे होते हैं ना, जो बदमाश होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, तो काम तमाम करना यानी कि मार डालना। शेर ने कुछ ही पलों में हिरन का काम तमाम कर दिया। ठीक है, शेर ने कुछ ही पलों में हिरन का काम तमाम कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाट देखना। बाट देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। बाट देखना, प्रतीक्षा करना। हम सब मुख्य अतिथि की बाट देख रहे थे। यानी कि बाट देखना, बाट देखना बाट नहीं है, ये बाट है। ठीक है, बाट रास्ते को कहा जाता है, प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो बाट देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो हम सब मुख्य अतिथि की बाट देख रहे थे यानी कि रास्ता देखना। ठीक है, ये बाट की जगह रास्ता भी हो सकता है और इसका मीनिंग भी वही है, प्रतीक्षा करना। फिर है दिल दुखाना। दिल दुखाना यानी कि कष्ट देना। कहते हैं ना, इसने मेरा दिल दुखाया है, यानी कि इसने मुझे कष्ट दिया है। तो हमें कभी भी अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। अब अपनों से मतलब नहीं है, यहाँ हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाल बाका न होना। बाल बाका न होना, तो क्या कहा जाता है, देखो इतनी बड़ी खाई में गिर करके उसका जो है बाल भी बाका नहीं हुआ है, यानी कि उसको जरा भी नुकसान नहीं होना। ठीक है, बाल बाका ना होना, तो जरा भी नुकसान ना होना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कान पकना यानी कि उब जाना। अब कई बार आप कहते हैं ना कि इसकी बातें सुन करके मेरे कान पक गए, यानी कि मैं उब गया हूँ। तो पलक की बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तो ऐसे कान पकाओ कई आपके आसपास भी होंगे जिनकी बातों को सुनकर आपके कान पक जाते हैं, यानी कि आप उनकी बातों को सुन सुन करके उब जाते हैं। तो कान पकने का मतलब हो जाता है उब जाना। ठीक है, लोहा लेना यानी कि डट कर मुकाबला करना। लोहा लेना मुहावरे का मतलब होता है डट कर मुकाबला करना। राणा प्रताप ने अकबर से डट कर लोहा लिया, यानी कि उनका डट कर मुकाबला किया। ठीक है, तो लोहा लेना यानी कि डट कर मुकाबला करना। तो राणा प्रताप ने अकबर से क्या किया है, डट कर लोहा लिया है, यानी कि उनका मुकाबला किया है। इसके बाद नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। भारतीय सेना हर संकट के लिए कमर कसे रहती है। भारतीय सेना हर संकट के लिए कमर कसे रहती है। तो कमर कसना मुहावरे का मीनिंग है तैयार होना और इसका अर्थ हो जाता है, अब इसको वाक्य आप किस प्रकार से, अर्थ तो ये आपका हो गया तैयार होना, और वाक्य प्रयोग आप अपने वाक्यों में कर सकते हैं या इसको भी आप लिख लीजिएगा। एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। जब किसी को धोखा दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, इसने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, यानी कि धोखा देना, किसी को धोखा देना। तो अर्थ इसका मीनिंग, इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। ठीक है, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया, यानी उसे धोखा देकर भाग गया। ठीक है, चलिए
आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, और पुलिस की वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाना, चोर भाग गया या भाग जाना। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। एक मुहावरा है, बहुत ही प्रचलित है ये भी, घोड़े बेचकर सोना। और कई बार आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मियां भी बोलती होंगी कि तुम तो घोड़े बेचकर सो रखे हो। तो निश्चिंत होकर सोना। परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। ठीक है, तो परीक्षाओं में बच्चों को रहती है चिंता, ठीक है, लेकिन जैसे ही परीक्षाएं हो जाती हैं, परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद सभी विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिखेंगे, घोड़े बेचकर सोना। इसके बाद देखिए छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का मीनिंग है, इसका मतलब है छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में शत्रु के छक्के छुड़ा दिए, या भारतीय टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, बुरी तरह से हराना। ठीक है, छक्के छुड़ाना। इसके बाद है 27, कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधना, इस मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार रहना। कफन सिर पर बांधना यानी कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। तो देशभक्त देश की रक्षा के लिए हमेशा कफन सिर पर बांधे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी दुश्मन जो है उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं, तो वो जो है हमेशा ही देश की रक्षा के लिए कफन सिर पर बांधे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुआं खोदना। कुआं खोदना, उसके बाद है कुआं खोदना यानी कि हानि पहुंचाना। कुआं खोदना यानी कि हानि पहुंचाना। तो जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह उसमें स्वयं डूब जाता है, यानी कि जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसी को हानि होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गुड़ गोबर। गुड़ गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना, इसका मतलब है बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो बना बनाया काम बिगाड़ देना गुड़ गोबर मुहावरे का अर्थ है। तुमने आकर बने बनाए काम को गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, चलिए छठी का दूध याद आना यानी कि घबरा जाना। घबरा जाना। इस महंगाई ने लोगों को छठी का दूध याद करवा दिया है। या युद्ध भूमि में आप कह सकते हैं जब कोई हारता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीतने वाले ने जो हारने वाला है उसको छठी का दूध याद दिला दिया, और जब वो हारता है तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। 31 देखिए टेढ़ी खीर होना यानी कि कठिन काम करना। टेढ़ी खीर होना यानी कि कठिन काम करना। 8वीं में प्रथम आना टेढ़ी खीर है। ठीक है, जो नहीं पढ़ता है उनके लिए ये टेढ़ी खीर है। और इसके बाद देखिए आकाश से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना, इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। पक्षी आकाश से बातें करते हैं, बहुत ऊंचा वो उड़ते हैं, तो पक्षी जो है आकाश से बातें करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे अंगुली पर नचाना। अंगुली पर नचाना, इसका अर्थ है वश में करना।
वश में करना। इसका वाक्य प्रयोग लिखा है, आजकल स्त्रियां अपने मर्दों को उंगली पर नचाती थी। ठीक है, और अंतिम यहाँ पर एक मुहावरा है, आंखें खुलना। इसका मीनिंग है होश आना। आंखें खोलना, खुलना यानी कि होश आना। परीक्षा निकट आते ही छात्रों की आंखें खुल जाती हैं। पहले से पढ़ते नहीं है साल भर, और जब परीक्षाएं निकट आती हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं कि पढ़ना भी है, पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग कि परीक्षा निकट आते ही छात्रों की आंखें खुल जाती हैं। तो ये थे कुछ प्रचलित आपके मुहावरे। और अब यहाँ कुछ लोकोक्तियां हैं। लोक अर्थात सामान्य जन द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन, जिसे लोग कहते हैं। इसी कहावत भी कहते हैं, और ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो कुछ लोकोक्तियां यहाँ पर हम पढ़ेंगे और बाकी आप इनको घर में याद करके लाएंगे। तो पहले जैसे देखिए, अक्ल बड़ी या भैंस, ये कहावत, ये लोकोक्तियां हैं। और इसमें क्या कहा जाता है, कम बुद्धि से काम जो है बुद्धि से होता है, ताकत से नहीं। ठीक है, तो एक पहलवान इस समस्या को हल नहीं कर सका, परंतु उस कमजोर व्यक्ति ने किसी आसानी से इसे जो है कितनी आसानी से कर दिया है। तो यहाँ पर अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि अक्ल बड़ी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पहलवान ही काम आएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपकी अक्ल जो है बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की लोकोक्तियां भी पढ़ने को मिलती हैं। मुहावरे आपके सिलेबस में हैं। कुछ लोकोक्तियां देखेंगे और उसके बाद समझेंगे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय गुजरने पर पछताना व्यर्थ है। तो एक लोकोक्तियां हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय गुजरने पर पछताना व्यर्थ है। रेखा फेल होने पर बहुत पछताई कि यदि मेहनत कर लेती तो अवश्य पास हो जाती, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब समय गुजर चुका है, अब ये सोच करके भी वो पास नहीं हो पाएगी। तो ये जो है जो आपकी क्या है, कुछ प्रचलित आपकी लोकोक्तियां हैं। और साथ में यहाँ पर अंधों में काना राजा। इस लोकोक्तिया का अर्थ क्या है, मूर्खा में थोड़ा ज्ञानी। जो मूर्ख लोग होते हैं उनके बीच में जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो पूरे गांव में मदन ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, बस वही अंधों में काना राजा है। ठीक है, तो कम पढ़े लिखे लोगों में जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है उसी को राजा माना जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पर आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो अर्थ के विपरीत नाम, उसका नाम तो है भोला, लेकिन वह बड़े बड़ों का कान जो है काटता है। कान काटना यानी कि ठीक है, चोरी करना। ठीक है, इसलिए कहा गया है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ प्रमुख लोकोक्तियां हैं। और आप मुहावरों को, जितने भी आपको मुहावरे लिखाए गए हैं उनको आप लिखेंगे और साथ में उनके वाक्य प्रयोग और अर्थ को भी याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।